नमस्कार साथियों, मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्टेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों को एग्री स्टेशन परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपके सर्विस से रिलेटेड जितने भी आपके दिमाग में सारे सवाल है, वो सारे सवाल गारंटेड मैं यहाँ पे आपके क्लियर करूँगा। तो आप जितने भी हैं वीडियो एंड तक देखें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, यहाँ पे जितने मैं सारे सवाल तैयार करके लेके आया हूँ आपके लिए, जितने भी आपके दिमाग में सारे सवाल हैं, उन संबंधित सभी सवालों के मैं जवाब दूंगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आज का पहला वीडियो है हमारा कि कृषि पर्यवेक्षक की जब नई पोस्टिंग होती है तो उसका वेतन है या सैलरी है वो कितनी मिलती है। तो इस सवाल का जवाब है दोस्तों, आपको 14,600 रुपये जो बेसिक है, जो फिक्स पे है। जैसा कि आप L5 वेतन में, L5 वेतन श्रृंखला में आते हो 2400 ग्रेड पे की, तो उसमें आपको 14,600 रुपये फिक्स किया जाता है 2 साल तक के। केवल आपको 2 साल में बेसिक ही मिलती है, किसी प्रकार का भत्ता नहीं मिलता। गृह किराया भत्ता या महंगाई भत्ता, वर्दी भत्ता, किसी प्रकार का कोई भत्ता आपको दे नहीं होगा, केवल आपको बेसिक ही मिलेगी। अब जब बेसिक मिलेगी तो कितनी मिलेगी वो मैंने बता दी। यहाँ पे 14,600 रुपये बेसिक मिलेगी केवल। और जैसे अप्रैल महीना होता है, अप्रैल महीने में 220 रुपये कटौती होती है आपकी। 220 हो गई, या फिर 700 करवाते हो आप, या फिर 1400 करवाते हो, या फिर 2100 करवाते हो। ये अलग अलग कटौतियाँ होती है। तो आपको ग्रुप इंश्योरेंस नाम की कटौतियाँ होती है, तो केवल अप्रैल महीने में होती है, बाकी महीने में आपकी कटौती नहीं होती। अब यहाँ पे अगला सवाल यूँ है कि क्या सर हमारा जो प्रोबेशन काल है, प्रोबेशन काल में किसी प्रकार की और भी कटौतियाँ होती हैं? दोस्तों, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अभी OPS स्कीम है जो लागू की है, NPS को बंद किया है, तो उसके बाद में जो NPS की स्कीम में प्रोबेशन के अधीन जो कर्मचारी थे उनके भी 10% डिडक्शन NPS की होती थी, अर्थात 1460 रुपये की कटौती होती थी। तो आपके 13,140 रुपये के आसपास ऐसी सैलरी आती थी। लेकिन अब है जो GPF लागू हो गया, तो GPF की प्रोबेशन में अभी तक के जो नियम है उनके आधार पर प्रोबेशन के अंदर कोई भी कटौती नहीं होती, प्रोबेशन में GPF की कटौती नहीं होती। तो ये वाला सवाल आपका क्लियर है कि यहाँ तक GPF की कटौतियाँ है जो यहाँ पे आपकी नहीं होती किसी प्रकार की। अब है, अभी तक आपकी पोस्टिंग है संबंधित जिला मुख्यालयों पर होगी। तो अब आपकी जैसे आपकी पोस्टिंग काउंसलिंग के आधार पे सहायक निदेशक विस्तार कार्यालय के अधीन जैसे आप अलॉट कर दिए जाओगे और उनके अधीन आप काम करोगे, WO ऑफिस के अधीन आपके कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय पे आप जबकि आपकी पोस्टिंग होगी, फिर आपके पास जो कार्यालय कर्मी है वहाँ से, जो सहायक निदेशक कार्यालय है वहाँ से आपके पास कुछ दस्तावेज मांगे जाएंगे। वो दस्तावेज कौन कौन से होंगे उसके लिए मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि जिससे आपकी सैलरी है वो लेट ना हो, किसी भी प्रकार का अनावश्यक उसमें डिले ना हो, आपका वेतन है जो समय पे आपको मिल जाए। अगर ये डॉक्यूमेंट आप अगर तैयार रखते हो तो आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले है आवश्यकता, आपको एक बैंक खाता आपका होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और पैन कार्ड के साथ में आपका आधार कार्ड। और ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको तैयार रखनी होगी। अब जैसे आप पहले था कि आपको प्राण फॉर्म के लिए फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब प्राण फॉर्म है उसकी आवश्यकता नहीं है, तो आपकी किसी प्रकार की डिडक्शन नहीं होगी। तो आपकी सैलरी पहले के बजाय अब जल्दी आ जाएगी। जैसे आपकी पोस्टिंग होगी पहले महीने में आपकी तनख्वाह है जो आ जाएगी। अब बात करता हूँ जब प्रोबेशन पूरा होता है तो प्रोबेशन पूरा होने के बाद में कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों, जैसे आपका प्रोबेशन पूरा होगा 2 साल का, 2 साल का प्रोबेशन पूरा होते ही आपको 20,800 रुपये आपका फिक्सेशन होगा, स्थायीकरण होगा। और उसके बाद में जो अन्य भत्ते हैं वो मिलेंगे। जैसे अभी प्रचलित जो भत्ते हैं वो है 9% गृह किराया भत्ता, इस बेसिक का 9% गृह किराया भत्ता, और 34% महंगाई भत्ता। ये 2 भत्ते हो गए, ये 2 भत्ते इन पे मिलते हैं। तो कुल मिला के आपकी सैलरी 25 से 28,000 के बीच में। जैसे मान लो जैसे मेरी बेसिक है 22,700, तो मेरे जो सैलरी आती है वो आती है 30,000 के आसपास आती है अभी, जिसमें मेरे SIP भी कटौती होती है। जब प्रोबेशन पूरा होगा आपका तो उसके बाद में SIP नाम की कटौती होती है, स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम, राज्य बीमा प्रीमियम, ये कटौती होती है। बाकी इसके अलावा और कोई कटौती नहीं होती। तो कम से कम आपकी सैलरी 25,000, 26,000, 28,000 के आसपास आपकी सैलरी आएगी।
अब है कि सभी के दिमाग में ये सवाल बड़ा गंभीर रहता है कि सभी के दिमाग में रहता है कि जो अवकाश है वो कितने देर होते हैं, प्रोबेशन में कितने मिलते हैं और प्रोबेशन बाद में क्या मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रोबेशन काल में आपको केवल और केवल 15 CL है, जिसको आकस्मिक अवकाश बोलते हैं, इसे कैजुअल लीव बोलते हैं। केवल और केवल 15 मिलेंगे और वो मिलेंगे एक कैलेंडर वर्ष में। इसके अलावा कोई छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। सैटरडे संडे जो आपका है वो है, और जो राजकीय अवकाश होंगे वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त कोई भी अवकाश आपको नहीं मिलेंगे। अब काफ़ी सारे हैं दोस्तों, उनके दिमाग में ये भी रहता है कि सर हम आकस्मिक अवकाश है, हम ले सकते हैं क्या। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ दिमाग में क्लियर कर दूं, अभी आपकी नई नई पोस्टिंग है, अगर आपका मान लो कभी अधिकारी है आपकी CL सैंक्शन नहीं करे तो आप उनके ऊपर किसी प्रकार का फोर्स नहीं कर सकते कि सर मुझे CL पे जाना ही है, क्योंकि ये इस चीज़ को आज ही अच्छी तरीके से गांठ बांध लो दोस्तों। आपकी सर्विस है अभी काफ़ी लंबी है, तो उसमें जो आकस्मिक अवकाश है आपका अधिकार नहीं है। अगर आपका आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाता है तो आप किसी प्रकार के हकदार नहीं हो कि सर मैं छुट्टी पे जाऊंगा, क्योंकि आपका अधिकार नहीं है। जब आपको ऑफिस को लगेगी आपकी आवश्यकता है तो आपका आकस्मिक अवकाश अस्वीकृत कर सकते हैं और आपको जाने से मना कर सकते हैं। अब जब तक आप 3 माह की सेवा होती है उसमें आप अधिकतम 5 है जो CL है जो ले सकते हो। 6 माह की सेवा होगी तो उसमें 10 ले सकते हो, पूरे साल में 15 हो गई। तो अगर आपकी इसकी गणना करो कि आपके पास कितनी CL उपलब्ध है, तो आप पर महीने के हिसाब से आप अगर काउंट करो तो 1.25 प्रति माह के हिसाब से आप जो अपनी CL है उसको काउंट कर सकते हो। अगर जैसे मान लो आपकी 2 महीने की सर्विस होगी तो 2 महीने में आप 2.5 है जो CL है वो आप ले सकते हो। अब काफ़ी दोस्तों के दिमाग में ये भी सवाल रहता है कि सर CL के अलावा और कौन कौन से अवकाश ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, CL के अलावा किसी प्रकार का अवकाश है जो प्रोबेशन में आपको दे नहीं होगा। ना तो उपार्जित अवकाश दे होगा, ना रूपांतरित अवकाश होगा, ना अध्ययन अवकाश है जो जरूर ले सकते हो। अध्ययन अवकाश है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पिछले साल ही ये नियम है जो लागू किया था कि प्रोबेशन वाले जो कार्मिक हैं उनको अध्ययन अवकाश है जो दे सकते हैं उच्च अध्ययन के लिए या किसी विशेष एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो उसका प्रोसेस अलग है, तो मैं उसका अलग से वीडियो बना के आपको उपलब्ध करवा दूंगा। फिर है प्रसूति अवकाश, जो कि नियम 103 के अधीन आता है, RSR 1958 जो भी है। तो उसमें आपको प्रसूति अवकाश है ये दोस्तों 180 दिन का मिलता है। केवल महिला कार्मिकों को मिलता है जब उनके चाहे प्रोबेशन हो या बिना प्रोबेशन हो, आपको ये अवकाश मिलता है जब गर्भधारण होता है और जब बच्चा गर्भावस्था में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद में जो है आप डॉक्टर लिख देता है कि आप 5 दिन पहले 10 दिन पहले जब भी डॉक्टर लिख के देता है प्रमाण पत्र के आधार पे आपको ये 6 माह की छुट्टी है जो सैंक्शन कर दी जाती है। पितृत्व अवकाश जब किसी राज्य कर्मचारी पुरुष कार्मिक को अगर संतान प्राप्ति होती है तो उसको 15 दिन का अवकाश है जो सैंक्शन किया जाता है। तो ये 3 माह की अवधि के अंदर अंदर अवकाश लेना जरूरी होता है। अगर 3 माह की बच्चा जन्म लेने के 3 माह की अवधि के बाद अगर आपने नहीं लिया तो लैप्स हो जाता है। चाइल्ड केयर लीव दोस्तों ये भी है जो 730 दिन तक की स्वीकृत हो सकती है, महिला कर्मचारियों के लिए होती है, बच्चों की देखभाल के लिए इसके लिए होती है। तो पूरे सर्विस काल में केवल 2 बार ले सकते हैं 730 दिन की। तो ये थी दोस्तों आज की जितनी भी जो क्वेरी थी आपकी, जितने भी सारे दिमाग में सवाल थे उनको लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। और दोस्तों वीडियो है उसको अपने सभी नवनियुक्त कार्मिकों के साथ में ज़रूर शेयर करना, जिससे उन्हें भी ये जो जानकारी है मिल सके। और भी है आपके दिमाग में अगर किसी प्रकार का सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आपको ज़रूर से रिप्लाई दूंगा और आपको उसकी समस्या का ज़रूर समाधान होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी के धन्यवाद।